नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग हट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान CHO स्पेशल सेशन चल रहा है हमारा, और यह सेशन इस सेशन में लगभग 23 क्लासें पहले हो चुकी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए गए हैं उन क्लासों में। तो सारी की सारी क्लासें आप देखें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन सेशंस की। पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन एंटी रेबीज वैक्सीन की खोज किसने की थी? यानी ह्यूमन एंटी रेबीज जो वैक्सीन है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन दे रखा है, लुइस पास्चर, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। यानी किसके द्वारा एंटी रेबीज वैक्सीन की खोज की गई थी? इसका राइट आंसर है लुइस पास्चर के द्वारा। लुइस पास्चर के द्वारा एंटी रेबीज वैक्सीन की खोज की गई थी। इसके अलावा रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स व टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। एंथ्रेक्स व टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। और एंटी रेबीज वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो वह की थी लुइस पास्चर ने। और जो रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने जो सेल होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी, जो कोशिका में होता है। और जो सेल की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल की खोज की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से डॉट्स प्रोग्राम के अकॉर्डिंग टीबी के कन्फर्म डायग्नोसिस के लिए स्पुटम स्पेसिमेन कितनी बार लिए जाते हैं? यानी स्पुटम के जो सैंपल होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के कन्फर्म डायग्नोसिस के लिए डॉट्स प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, यानी डॉट्स डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स के अकॉर्डिंग कितनी बार स्पुटम के स्पेसिमेन या सैंपल लिए जाते हैं? राइट ऑप्शन दे रखे हैं, एक बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, या ऑप्शन डी 4 बार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 बार स्पुटम एग्जामिनेशन किया जाता है कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस के लिए ट्यूबरकुलोसिस के। और ट्यूबरकुलोसिस के अदर टेस्ट के बारे में बात करें तो एक मोन्टेक्स टेस्ट भी होता है। मोन्टेक्स टेस्ट भी ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस नहीं है। मोन्टेक्स टेस्ट, इसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी बोलते हैं। और एक चेस्ट एक्सरे भी ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV चाइल्ड के लिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल किस टाइप का होना चाहिए? ऑप्शन ए ओनली किल्ड वैक्सीन, ऑप्शन बी एज पर नॉर्मल शेड्यूल, ऑप्शन सी नो इम्यूनाइजेशन, या ऑप्शन डी ओनली लाइव वैक्सीन। एज नहीं है यहाँ, एज है, एज पर नॉर्मल शेड्यूल। यानी HIV पॉजिटिव का अगर बच्चा है तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के लिए इम्यूनाइजेशन इन बच्चों के लिए किस टाइप का होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। यानी चाहे HIV का बच्चा हो, चाहे कोई भी डिजीज से ग्रसित हो बच्चा, जो इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल है वह एज नॉर्मल जो शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीवीएम में एम का मीन्स क्या है? ऑप्शन ए मैनुअल, ऑप्शन बी मास्टर, ऑप्शन सी मेडिकल, या ऑप्शन डी मॉनिटर। वीवीएम यूज किया जाता है पोलियो में वीवीएम का यूज किया जाता है। यह आया था 1998 में।
1998 में आया था। वीवीएम इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। वीवीएम वीवी की फुल फॉर्म होती है वैक्सीन वाइल। और एम का मतलब पूछा गया है कि एम का मतलब इसमें क्या होता है। वीवीएम यानी वैक्सीन वाइल मॉनिटर होता है, एम मतलब मॉनिटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलियो में इसका यूज किया जाता है, पोलियो वैक्सीन में। वाइल पर एक जो थर्मोक्रोमिक लेबल होता है उसमें वीवीएम की पोटेंसी चेक की जाती है, हीट के प्रति सेंसिटिव होता है। और वीवीएम के डेवलपमेंट के लिए अगर क्वेश्चन इसके बारे में अगर ज़्यादा जानना चाहें तो वीवीएम के डेवलपमेंट के लिए पाथ नामक का एक वैज्ञानिक था। इसको 2007 में पाथ नामक वैज्ञानिक को वीवीएम को डेवलप करने के लिए 2007 में टीच अवार्ड दिया गया था। टीच अवार्ड दिया गया था। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वीवीएम को डेवलप करने के लिए कौन से वैज्ञानिक को अवार्ड दिया गया था, तो वह था पाथ नामक वैज्ञानिक था। 2007 में दिया गया था और अवार्ड का नाम क्या है, टीच अवार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीवीएम की फुल फॉर्म कहती है वैक्सीन वाइल मॉनिटर, जो कि 1998 में यह आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ पोलियो वैक्सीन इज, यानी पोलियो वैक्सीन का स्टोरेज टेम्परेचर क्या है। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी -10 डिग्री, ऑप्शन सी -20 डिग्री है, ऑप्शन डी -30 डिग्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोलियो वैक्सीन की स्टोरेज टेम्परेचर क्या होता है। तो पोलियो वैक्सीन का स्टोरेज टेम्परेचर होता है -20 डिग्री। -20 डिग्री पर पोलियो के वैक्सीन को स्टोर किया जाता है। और यह लगभग 6 महीने तक इसको -20 डिग्री पर स्टोर कर सकते हैं। 6 मंथ के लिए -20 डिग्री पर स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैक्सीन आर ओनली सिंगल डोज इफेक्टिव, यानी इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो कि एक डोज ही उसकी काफ़ी इफेक्टिव है। ऑप्शन ए BCG, ऑप्शन बी DPT, ऑप्शन सी OPV या ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा एक वैक्सीन होता है जो कि बच्चों में सिंगल डोज ही इफेक्टिव होती है। तो यह वैक्सीन होता है BCG का, जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज किया जाता है BCG वैक्सीन का। इसकी सिंगल डोज ही बच्चों में इफेक्टिव होती है, इसकी सेकंड डोज या थर्ड डोज नहीं लगती है। बाकी DPT की, OPV की और हेपेटाइटिस बी की अदर डोज भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी आर आल्सो नाउन एज, यानी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी कौन सी है या किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए मुखर्जी कमेटी, ऑप्शन बी मुदालियर कमेटी, ऑप्शन सी बोर कमेटी या ऑप्शन डी चड्डा कमेटी। यानी कौन सी कमेटी है जिसको हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बोर कमेटी। और यह आई थी 1946 में। 1946 में आई थी। और कॉन्स्टिट्यूट पूछे यानी कब बनी थी, तो 1943 में यह बनी थी और 1946 में यह लागू की गई थी या नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफरल सर्विस कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट बाय, यानी रेफरल सर्विस कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट की कौन सी कमेटी के द्वारा सजेस्ट किया गया था। ऑप्शन ए बोर कमेटी, ऑप्शन बी श्रीवास्तव कमेटी, ऑप्शन सी मुदालियर कमेटी या ऑप्शन डी करतार सिंह कमेटी। यानी किसके द्वारा रेफरल सर्विस कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेफरल सर्विस कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट कौन सी कमेटी के द्वारा सजेस्ट किया गया या कौन सी कमेटी है जिसने सुझाव दिया था रेफरल सर्विस कॉम्प्लेक्स के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीवास्तव कमेटी। श्रीवास्तव कमेटी ने
रेफरल सर्विस कॉम्प्लेक्स का जो सजेशन है या सुझाव है यह दिया था, और इसने सन 1975 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। श्रीवास्तव कमेटी ने 1975 में अपनी फर्स्ट रिपोर्ट सबमिट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है MPW स्कीम सजेस्ट बाय विच कमेटी। MPW स्कीम है मल्टीपर्पज वर्कर जो स्कीम है वह कौन सी कमेटी के द्वारा सजेस्ट की गई थी। ऑप्शन ए मुदालियर कमेटी, ऑप्शन बी करतार सिंह कमेटी, ऑप्शन सी बोर कमेटी या ऑप्शन डी श्रीवास्तव कमेटी। कमेटी से लगभग एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कौन सी कमेटी है जिसने मल्टीपर्पज वर्कर स्कीम को सजेस्ट किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी करतार सिंह जो कमेटी है, इसने करतार सिंह कमेटी ने MPW मल्टीपर्पज वर्कर की स्कीम के लिए सजेस्ट किया था, और यह 1973 में जो करतार सिंह कमेटी है इसका निर्माण 1973 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सर्विस आर नॉट अवेलेबल इन PSC पे इनमें से कौन सी एक सर्विस है जो कि अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन ए ब्लड टेस्ट, ऑप्शन बी इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन सी एक्सरे एंड CT स्कैन, ऑप्शन डी प्री मेडिसिन। यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है इसमें कौन सी सर्विस इनमें से अवेलेबल या उपलब्ध नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक्सरे एंड CT स्कैन PSC पर अवेलेबल नहीं होते हैं। एक्सरे हो सकता है लेकिन CT स्कैन MRI और USG है ये सब PSC पर अवेलेबल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक्सरे एंड CT स्कैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन आल्सो नाउन एज, यानी ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी क्या कहलाती है। ऑप्शन ए पॉपुलेशन स्टडी, ऑप्शन बी ह्यूमन पैथोलॉजी, ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी या ऑप्शन डी डेमोग्राफी। यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डेमोग्राफी। डेमोग्राफी को ही साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट रेफरल यूनिट इज, यानी फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी है। ऑप्शन ए PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन बी सब सेंटर, ऑप्शन सी CHC या ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी CHC। कम्युनिटी हेल्थ जो सेंटर होता है इसको ही रेफरल यूनिट या फर्स्ट रेफरल यूनिट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, यानी बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया था। ऑप्शन ए 1969 को, ऑप्शन बी 1950 को, ऑप्शन सी 1970 को या ऑप्शन डी 1972 को। कब एक्ट जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट है वह कब बनाया गया। तो यह बनाया गया था 1969 को। 1969 को बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया गया था, लेकिन अगर इसको लागू करने की बात करें तो यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 1970 को। 1 अप्रैल 1970 को यह लागू हुआ था और बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था 1969 को। पिछली बार राजस्थान CHO में यह एग्ज़ाम आया हुआ है। और बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग 21 दिन के अंदर 21 डे के अंदर डेथ एंड बर्थ का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। अगर यह लेट हो जाता है तो इसमें 50 रुपये का फाइन लगाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कितने रुपए का फाइन लगाया जाता है, तो वह 50 रुपये का जुर्माना या फाइन लगाने का प्रावधान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन द एयर एक्ट कंस्टिट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी एयर पॉल्यूशन से प्रिवेंशन करने के लिए
एयर एक्ट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कब बनाया गया? एयर पोल्यूशन से प्रिवेंशन के लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था द एयर एक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से रिलेटेड एयर एक्ट किस सन में बनाया गया था या कब बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है सन 1981 में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1981 में यह द एयर एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएफए एक्ट स्टार्टेड इन। पीएफए एक्ट कब स्टार्ट किया गया? ऑप्शन ए 1955 को, ऑप्शन बी 1994 को, ऑप्शन सी 1945 को या ऑप्शन डी 1971 को। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएफए एक्ट यानी फुल फॉर्म पूछे तो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन जो एक्ट है वह कब प्रभावी हुआ या लागू किया गया, कब स्टार्ट हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1955 को। यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें मिलावट की जाती है, उनको रोकने के लिए यह पीएफए एक्ट जिसकी फुल फॉर्म प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। इनको रोकने के लिए 1955 में प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन या पीएफए एक्ट स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग फैक्ट्री एक्ट अकॉर्डिंग वन लेबर वन वीक मैक्सिमम हाउ मेनी हॉर वर्क। फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग एक मजदूर एक हफ्ते में कितने घंटे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है? यानी फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग वन लेबर यानी एक मजदूर वन वीक एक हफ्ते में मैक्सिमम हाउ मेनी हॉर वर्क यानी हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे काम कर सकता है? ऑप्शन ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 36 घंटे, ऑप्शन सी 48 घंटे या ऑप्शन डी 72 घंटे। और फैक्ट्री एक्ट अगर पूछे तो कब आया था? तो यह आया था 1948 को। 1948 को फैक्ट्री एक्ट आया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 48 घंटे। 48 घंटे यानी 48 घंटों से ज़्यादा एक मजदूर है जो कि एक हफ्ते में इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग। और फैक्ट्री एक्ट आया था 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोग्राफी गैप मीन्स यानी डेमोग्राफी गैप का मतलब क्या है? ऑप्शन ए डिफरेंस इन वुमेन एंड चाइल्ड रेशियो, ऑप्शन बी डिफरेंस इन सेक्स रेशियो, ऑप्शन सी डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यानी डेमोग्राफी गैप का मतलब पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डेमोग्राफी गैप। तो डेमोग्राफी गैप का मतलब क्या है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट। यानी डेथ रेट और बर्थ रेट के बीच जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसको डेमोग्राफी गैप बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में विधिवत प्रथम सेंसस या जनगणना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1872 को, ऑप्शन बी 1881 को, ऑप्शन सी 2001 को या ऑप्शन डी 2010 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में विधिवत प्रथम जनगणना कब स्टार्ट की गई थी, कब शुरू हुई थी। यानी सिस्टमेटिक तरीके से भारत में प्रथम जनगणना कब स्टार्ट की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1881 में भारत में विधिवत जनगणना या सिस्टमिक जो सेंसस होती है काउंटिंग, यह स्टार्ट की गई थी 1881 में। अगर
ये पूछा जाए, डायरेक्ट पूछा जाए कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, मतलब डायरेक्ट ही उस टाइम कब हुई थी, तो वह 1872 में हुई थी। 1872 में हुई थी जनगणना, प्रथम जनगणना। लेकिन विधिवत तरीके से या सिस्टमिक तरीके से जब जनगणना कंप्लीट हुई थी, कंप्लीट वह 1881 में हुई थी। इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। अगर डायरेक्ट पूछे तो 1872 में हुई थी। अगर विधिवत या सिस्टमिक तरीके से पूछे या कंप्लीट कब हुई थी, तो सिस्टमिक तरीके से तो वह क्वेश्चन होता है राइट आंसर 1881। तो दोस्तों, आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल नर्सिंग हट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।